ऑलराइट जी, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। सो मेंबर्स हैं ओरिजिनली हॉरिजॉन्टल हैं इनिशियल स्टेज में, एंड ईच वायर हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.025 इंच स्क्वायर। दिस इज द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और हमने इससे जो है बेसिकली एंगल ऑफ टिल्ट दोनों का निकालना है जो हमसे पूछा गया। अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम्स। फ्री बॉडी डायग्राम जो है सबसे पहले हम बना लेते हैं, जो नीचे वाला मेंबर हमें गिवन है, मेंबर ए बी। So let's start by making a free body diagram of that member. So let's write free body diagram, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज ए बी। ए बी पे क्या है जी, एक्सटर्नल लोड लग रहा है 500 पाउंड का। बेसिकली दिस इज पाउंड फोर्स, बट जनरली पाउंड फोर्स भी लिख सकते हैं, पाउंड भी लिख सकते हैं। और हमारे पास दो रिएक्शन फोर्सेस होंगी, एक को हम कह लेते हैं एफ ए एच और दूसरी को हम कह लेते हैं एफ बी जी। ठीक है, और डिस्टेंसेस वी नो कि ये डिस्टेंस जो है 3 फीट है, और ये डिस्टेंस जो है दिस इज 1 फीट। सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं जी, अगर हम मोमेंट लें अबाउट पॉइंट ए, सो लेट्स टेक मोमेंट अबाउट ए, और जो पॉजिटिव यहाँ पे हम ले रहे हैं that is anti-clockwise, so this is equal to 0. so क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ बी जी इंटू 4 माइनस 500 into 3 is equal to 0, and from here we get एफ बी जी is equal to 375 pounds. राइट जी। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडली वी कैन राइट सिग्मा एफ वाई is equal to 0, एंड पॉजिटिव जो यहाँ हम ले रहे हैं वो रेशियो से किया था जी, ऊंचा बोलें थोड़ा सा। मोमेंटम। सॉरी, क्या कह रहे हैं सर लास्ट टाइम आपने रेशियो से किया था, मतलब 3/1 की रेशियो और 500 से, तो इस टाइम आपने मोमेंटम से किया है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, हम तो सिर्फ देखो ना इक्वेशंस लिख रहे हैं, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस हैं। तो जहाँ पे हमें डायमेंशंस ना गिवन हो वहाँ पे हम रेशियो से कर लेते हैं, और रेशियो भी हम आगे यूज करेंगे। देख, जो रेशियोज वाला है ना, थोड़ा सा आप शायद उसे कंफ्यूज कर रहे हो। रेशियोज हमने वहाँ पे यूज की थी जब हमारे पास दोनों साइड्स पे जो है वो निकल आया था कि डिफॉर्मेशन कितनी है, और फिर इन द मिडल ऑफ दैट जो था वो हमें पता नहीं था, तो हमने रेशियोज यूज की थी। यहाँ पे तो ये कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल है ना इनिशियली, अभी ये कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल है इनिशियल कंडीशन में। जो वो हमने जब यूज किया था वो ये था क्वेश्चन के एंड में, कि जब वो उसकी हमें डिफॉर्मेशन पता चल गई थी। अभी तक हमने डिफॉर्मेशन पे हम नहीं पहुंचे, हम सिर्फ अभी फोर्सेस की बात करें। वो वाला स्टेप भी इसमें आएगा अभी थोड़ा सा आगे जाके। अच्छा जी, सो वी हैव सिग्मा fy is equal to 0, so we can write fah plus fbh, उसकी वैल्यू bg सॉरी उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 375 minus 500 is equal to 0, which would give us FAH as 125 pounds. तो ये दोनों तो हमने यहाँ से निकाल लिए। अब जो दूसरी है ऊपर वाली बार DC, इसकी फ्री बॉडी ड्रा कर लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है जी।
So this is DC. DC में क्या है, DC में हमारे पास ये नीचे को जो एक्ट कर रही है, दिस इज FAH, और एक एंड पे हमारे पास एक्ट कर रही है F, क्या नाम, DE, FDE, और दूसरे एंड पे हमारे पास एक्ट कर रही है FCF। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे अब जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या है, यहाँ पे वही है 1 feet, and then we have 2 feet। ठीक है, सेम कैन बी डन विद दिस। क्या कि हम मोमेंट ले लें अबाउट पॉइंट डी, और अगेन मोमेंट जो है काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, इज इक्वल टू 0। दैट वुड गिव अस FCF इंटू 3 माइनस FAH की हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, 125 into 1 is equal to 0, and this would give us FCF as 41.67 pounds. And second thing is sigma Fy is equal to 0, positive is upwards, so FDE plus 41.67 minus 125 is equal to 0, which would give us FDE as 83.33 pounds. तो ये एक्सक्यूज मी, चारों फोर्सेस जो हैं वो हमने निकाल ली। नाउ टू एक्चुअली गेट द एंगल वी नीड टू डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट्स। तो हमें डिस्प्लेसमेंट्स मालूम करनी है, तो अब हम डिस्प्लेसमेंट्स निकालना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट डी की डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं, विच इज डेल्टा डी, और फिर हम पॉइंट सी की डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, विच वुड बी डेल्टा सी। और यहाँ से बेसिकली क्या होगा, जो अभी किसी ने बात भी की थी, यहाँ से ये होगा कि वन साइड, जिस साइड पे लोड ज्यादा है, वुड बी, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से शो करूं इसकी डिफॉर्मेशन को, डिफॉर्मिंग मोर, इस तरह नहीं होगी, सॉरी, देन दी अदर साइड, और डिस्प्लेसिंग मोर, कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ आएगी और कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ आएगी। जिस साइड पे लोड ज्यादा है वो वाली साइड ऑफ कोर्स ज्यादा डिस्प्लेस हो रही होगी। तो इसकी वजह से इसमें एक टिल्ट आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो टिल्ट होगा, ये जो एंगल होगा, जो भी हम इसको नाम देंगे, वी नीड टू फाइंड दैट एंगल। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए पहले हमें डेल्टा डी निकालना है, और फिर हमें डेल्टा सी निकालना है, और फिर इनके डिफरेंस से वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट द एंगल, राइट। यही हमने लास्ट टाइम भी जो क्वेश्चन था, एग्जाम्पल क्वेश्चन, उसमें यही किया थी, चीज की थी। सो अच्छा जी, लुकिंग एट इट, डेल्टा डी फॉर्मूला वी नो FL ओवर AE। तो F कौन सा है, ये DE जो फोर्स लग रही है वो, और लेंथ भी DE की, डिवाइडेड बाय एरिया DE का, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनटू मॉडुलस। तो मॉडुलस हमें बताया गया कि स्टील है यहाँ पे, तो हम उसका यूज कर लेंगे। FDE वी कैलकुलेटेड 83.33। LD क्या है जी, LD हमें गिवन है 3 फीट, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इंचेस में। सो ये आ जाएगी 3 into 12 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या गिवन है जी, 0.025 इंच स्क्वायर। तो 0.025, क्योंकि हमने ऊपर लेंथ भी इंचेस में कन्वर्ट कर ली है, और E हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है इसके लिए वो है 28 मेगापास्कल्स, 10⁻⁶। ठीक है, so multiplying all this we get displacement of point D 0.0042857,
ये again I'm iterating कि please use enough numbers after decimal point so we get correct answers. Similarly for point C, FCF LCF divided by ACF into E. So FCF क्या हमने निकाला जी 41.67, length वही है, converting it into inches divided by area is cross sectional area is same and modulus is same. So 28 into 10 raised to the power 6 and we get 0.0021429 इंच. ठीक है, सो दोनों एंड की हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई. इफ नाउ आई ड्रॉ द डायग्राम, जो लेट्स सी ओरिजिनल हमारे पास रॉड है या चैनल है सी डी, इट्स लाइक दिस. जब हमने इसको डिफॉर्म किया तो क्या हो गया, डिफॉर्म होने के बाद एक एंड जो है वो यहाँ पे आ गया, दूसरा एंड जो है वो कहीं यहाँ पे चला गया. एंड इफ वी कंबाइन तो जो नई स्टेट उसकी आ गई वो इस तरह से आ जाती है. ठीक है, ये नया सी डी आ गया. तो इसको हम कह सकते हैं सी प्राइम डी प्राइम. इस सी डी के कहीं यहाँ मिड, यहाँ पे 1 feet from D and 2 feet from C we have H, जिसपे नेक्स्ट जो है वो हमारा बार रुका हुआ है. अच्छा, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट तो दोनों में कॉमन है, जो कि किसके बराबर है, जो कि डेल्टा सी के बराबर है, इस एंड पे भी और इस एंड पे भी. और ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो है डी एंड डी पे जो है ये एडिशनल है. इसकी वजह से एच जो है, जो क्योंकि कहीं बीच में है, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रही होगी. जो एच की टोटल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लिख देते हैं, ये डेल्टा एच होगी, राइट. और जो ये डेल्टा सी में एडिशनल ये वाली डिस्प्लेसमेंट है एच की, ये वाली, इसको हम कह देते हैं डेल्टा एच प्राइम. सो डेल्टा एच बेसिकली इज सम ऑफ डेल्टा सी प्लस डेल्टा एच प्राइम. ठीक है. और जो एंगल, ये एंगल अब टिल्ट का एंगल बन रहा है, जो हमने बेसिकली मालूम करना है, लेट्स कॉल इट अल्फा. इस एंगल को हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं. और डेल्टा सी की वैल्यू हमें पता है क्या है, हमने अभी निकाली है 0.00214229. सो ये ग्राफिकली इस वक्त सिचुएशन बन रही है. डेल्टा एच निकालने के लिए अब हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा, पहली चीज तो ये है कि हमें कहा गया कि इसका टिल्ट निकालें, राइट. सो टिल्ट इसका कैसे निकल सकता है जी, एंगल अल्फा अगर हम डिटरमिन कर लें तो वी गेट द टिल्ट एंगल. सो इफ आई राइट, क्या लिखूं, दो चीजें क्या पता है, टॉप पता है और वर्टिकल पता है. सो आई कैन राइट tan ऑफ अल्फा एज, क्या आ जाएगा, क्यों जी, tan ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, डेल्टा सी ओवर डेल्टा जो लेंथ है डीसी की. ठीक है. So this would be 0.00214229 over length कितनी है 3 feet. So we'll get divided by 3 into 12 inches में convert कर लिया and we get alpha as 0.00341 degrees. तो इसकी टिल्ट तो हमें ये पता चल जी. सर ये डेल्टा सी कैसे है, डेल्टा सी कैसे है, ये tan अल्फा की इक्वेशन के अंदर.
सर यहाँ पे डेल्टा डी माइनस डेल्टा सी नहीं होना चाहिए था? यहाँ पे डेल्टा डी आना चाहिए, सॉरी डेल्टा डी आना चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी नॉट, नो नॉट डेल्टा डी। ये बेसिकली क्या चीज होगी, ये चीज होगी ना। यस डेल्टा सर। डी माइनस डेल्टा सी। हाँ, डेल्टा डी माइनस डेल्टा सी। सो दिस वुड बी डेल्टा डी माइनस डेल्टा सी। ठीक हो गया, जो भी वैल्यू आ रही है, वैल्यू 21429 मेरे ख्याल में यही आ रही है, आई डोंट नो, चेक कर लेना, बट यू गेट दी पॉइंट। अच्छा जी, अब वापस अगर डायग्राम पे चले जाएं मेन पे, तो इसको देखें। तो अब नाउ टू डिटरमिन दी वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर दूसरी बार के हमने यही करना है काम और चीजें डिटरमिन करनी है, तो दूसरी बार में अब दो चीजें होंगी। एक, दूसरी बार में ये होगा कि जो एच पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट आ रही है, जिसे हम कह रहे हैं डेल्टा एच, एक ये होगी, और एक अब जो डिस्प्लेसमेंट आएगी पॉइंट ए पे विद रिस्पेक्ट टू एच। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगी पॉइंट ए की, ठीक है, ये प्लस डेल्टा एच। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगी। सो वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट डेल्टा एच, और डेल्टा एच को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट डू वी नीड डेल्टा एच प्राइम। सो डेल्टा एच प्राइम कैसे निकाल सकते हैं जी? ये अब वो जैसे हम रेशोज की पहले बात कर रहे थे, हम रेशोज से निकाल सकते हैं कि डेल्टा एच प्राइम ओवर 2, ठीक है, 2 क्या डिस्टेंस है सी से, इज इक्वल टू सॉरी 0.002149 ओवर 3। तो ये वाली हाइट और यहाँ से डिस्टेंस, और ये वाली हाइट और यहाँ से डिस्टेंस, राइट। तो ये हमने रेशियो ले लिए, और इसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा जी, डेल्टा एच प्राइम मिल जाएगा, which would be 0.0014286 inches, right? Using this, we can calculate delta H. So delta H prime plus delta C would be 0.0014286 plus 0.0021429, and would give us 0.0035714 इंचेस। सो ये तो पॉइंट एच जो है उसकी अपनी डिस्प्लेसमेंट है लोड की वजह से। अब और जो उसके ऊपर दो सपोर्टिंग स्टील लगी रोप्स हैं, उनकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है। अब हमने मालूम करनी है डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए की। उसके लिए जैसे मैंने कहा कि अब पॉइंट ए की डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू एच हम पहले निकाल लेते हैं। वो क्या आ जाएगी जी, उसको हम लिखते हैं डेल्टा ए स्लैश एच इज इक्वल टू एफ ए एच एल ए एच डिवाइडेड बाय ए एच इंटू ई। सो ये वैल्यूज हमने ऊपर कैलकुलेट की हैं। एफ ए एच इज इक्वल टू 125, और जो लेंथ है वो हमारे पास यहाँ पे 1.8 फीट है। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू इंचेस, divided by 0.025 is given into 28 into 10 raised to the power 6 is the modulus. We get 0.03857 inches, ठीक है जी। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट ए की होगी, it would be sum of delta H plus delta EH, and it would be 0.0035714 plus 0.0038571 would give us 0.007428 inches, right? और दूसरा जो एंड है
डेल्टा बी उसकी डिस्प्लेसमेंट वी कैन डायरेक्टली, क्योंकि उसकी डायरेक्टली क्यों निकाल रहे हैं, उसकी डायरेक्टली इसलिए निकाल रहे हैं कि जो उसको स्टील रोप सपोर्ट कर रही है वो ऊपर पॉइंट जी से आ रही है, एंड पॉइंट जी इज इमूवेबल एट लीस्ट इन द गिवन सिस्टम। सो इसलिए वहां पे किसी रेफरेंस को यूज करने की जरूरत नहीं है। सो वी आर यूजिंग एफ बी जी इंटू लेंथ ऑफ बी जी ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी जी इंटू मॉडुलस। So force जो BG है, we calculated it as 375 pounds. Length is 5 feet into 12 to convert it into inches, divided by 0.025 cross-sectional area into 28 into 10 to the power 6 modulus. So this comes out to be 0.0321428 inches, right? And now we have, if we draw this girder, so what is our situation? Situation is we have A and we have B. B की deformation ज़्यादा है, so we'll be having something like, okay, both of them displacing by amount delta A. ठीक हो गया? And then what? Then the other one would be displacing more, so B is displacing more, so B would be somewhere here. So let's call this A prime, B prime, और इस केस में हमारे पास जो आ जाता है एंगल, लेट्स कॉल दिस बीटा, ठीक है। सो tan ऑफ बीटा अभी हम यहाँ लिख सकते हैं एज 0.0247143 divided by 48. 48 is the length, and this would give us beta as 0.0295 degrees. ठीक है जी। So this is how you go about solving this question. Same concepts, थोड़ा सा क्योंकि member add हो गए थे, so it became a bit lengthier than questions we solved before. लेकिन चीजें वही हैं, वही सारे concepts use हो रहे हैं। कोई क्वेश्चन है? नहीं तो आगे चलें। अच्छा जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम 415, ठीक है। दिस इज आल्सो फ्रॉम एंड ऑफ द चैप्टर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे क्या है? द पोस्ट इज मेड ऑफ डगलस फर एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 60 mm. ये एक यू कैन सी वुडन पोस्ट है जिसको हमें डायमीटर गिवन है 60 millimeters का। दैट मीन्स that is a circular thing. It is subjected to a load of 20 kilonewtons. टॉप पे उसको हम 20 kilonewtons अप्लाई कर रहे हैं, and the soil provides a frictional resistance. क्योंकि पूरी soil में embedded है तो soil से उसे friction मिल रही है। That is distributed along its length and varies linearly from W is equal to 0 at Y is equal to 0. So Y dimension top से start हो रही है. This is Y is equal to 0. This would be Y is equal to 2 meters. अच्छा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ कोर्स वो फोर्स की चेंज हो रही है। टॉप पे जो है वो 0 रेजिस्टेंस होगी यहाँ पे, तो W की वैल्यू 0 है, और बॉटम पे जो है वो W की वैल्यू मैक्सिमम है विच इज 3 किलो न्यूटन पर मीटर। डिटरमिन द फोर्स एट इट्स बॉटम नीडेड फॉर इक्विलिब्रियम। सो अगर ये वुडन पोस्ट स्लाइड नहीं कर रहा और अपनी जगह को होल्ड कर रहा है, so then it must be in equilibrium and this resistive force is able to resist it. तो हमें ये resistive force F जो है, जो कि इसके बॉटम पे हमें चाहिए जो कि इसको होल्ड करके रख सके। बेसिकली जो सॉइल इसके नीचे आ रही है, इस पे जो फोर्स जो इसकी तरफ से अप्लाई हो रही है, जो इसको इक्विलिब्रियम में रख रही है।
Also, what is the displacement of the top of the post A with respect to bottom B? अब क्योंकि ऊपर से फोर्स लग रही है और बॉटम से हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेस नहीं हो रहा, एक रेजिस्टिव फोर्स जो है या रिएक्शन है उसको रोका हुआ है, सो देयर इट इज इन अ स्टेट ऑफ कंप्रेशन, और इस कंप्रेशन में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए की विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी होगी. दैट इज वी हैव टू फाइंड नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द पोस्ट. यहाँ पे ये बात लिख दी गई है. अगर ना भी लिखी हो तो जनरली अगर वेट से रिलेटेड कोई बात नहीं दी गई, आपको कोई बात नहीं की गई, तो वी कैन सेफली इग्नोर वेट इन क्वेश्चंस वी आर सॉल्विंग हियर. ठीक है. सो उसमें अगर तो वेट से रिलेटेड कोई चीज आपको गिवन है, डेंसिटी गिवन है या कोई और ऐसी बात कही गई है तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन सिंपली इग्नोर द वेट. तो इसकी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कैसे बनेगी जी? लेट मी राइट FBD फॉर फ्री बॉडी डायग्राम. सो ये हमारा जो पोस्ट है, दिस इज अवर पोस्ट, राइट. ऊपर से जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज 20 किलो न्यूटन, और जो हमने रिएक्शन है हमारे पास दैट इज F. ठीक हो गया. और F की डायरेक्शन जो है वो हमने लेनी है ऊपर. और इसके अलावा हमारे पास क्या है? इसके अलावा जनाब हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही है ड्यू टू द फ्रिक्शन वो है, वो कितनी हो जाएगी फोर्स? तो जी कितनी बन जाएगी? इट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है. और टोटल इसकी जो हाइट है वो हमें पता है 2 है, फ्रॉम हियर टू हियर 2 meters. Now we are again dealing in SI units. तो ये क्या बन जाएगा जी? हाफ इंटू 3 इंटू 2, and this would give me or give us rather 3 kilonewton. ठीक है. ओके जी. सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपल वर्टिकल फोर्सेस हैं, so we can write force balance in y direction and taking upward force as positive. So we have F plus 3 kilonewton minus 20 kilonewton. Everything is kilonewton, तो कन्वर्ट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता. So we get F जो कि बेस पे फोर्स होनी चाहिए और इक्विलिब्रियम एज 17 kilonewton. सर ये तो दूसरी स्ट्रेट साइड फॉरवर्ड है, नहीं लगी कोई इसमें फ्रिक्शनल इशू फोर्स. नहीं था, निकला है. दूसरी चीज क्या है जी? दूसरी चीज ये है कि हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है पॉइंट ए की विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी. अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अलोंग द लेंथ वी नीड टू नो, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लग रही है, सो वी नीड टू नो कि किस तरह का रिलेशनशिप है अलोंग द लेंथ किसी भी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू फोर्स या डिस्टेंस. उसके लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? हम इसको किसी भी पॉइंट से सेक्शन कर लेते हैं और उसका जैसे ये या इसी y से जो y गिवन है इसी से सेक्शन कर लेते हैं. ठीक है. ये y हमें एक डिस्टेंस गिवन है y, इस डिस्टेंस y पे हम सेक्शन कर लेते हैं एंड वी राइट एक्सप्रेशन फॉर इट. तो जब हम इसे सेक्शन करेंगे यहाँ से तो वी कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम अगेन. और फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आ गया हमारे पास? एक्सटर्नल फोर्स 20 किलो न्यूटन. ठीक है. जहां से सेक्शन किया है वहां पे अब फोर्स जो लग रही है दैट वुड बी Fy,
at, और y क्या है, y is the distance from the top to this point, ये y है। और जो हमारे पास अब डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स आ जाएगी, इसको कंसेंट्रिक होना चाहिए, सारी फोर्सेस को हम कंसेंट्रिक कंसिडर करते हैं। दिस वुड बी 1/2 into 3/2 y into y, right? So this would be 3/4 y square. So ये हमारे पास कंडीशन आ रही है जब हमने उसे एक डिस्टेंस y पे कट कर लिया, और इसको यूज करते हुए वी कैन राइट फोर्स बैलेंस एट दिस क्रॉस सेक्शन। सर ये दोनों काइंडली एक्सप्लेन करना जो 3/4 y स्क्वायर आया। देखिए ना, जैसे पहले हमने लिखा था टोटल क्या हमारे पास वो है, टोटल लेंथ 2 है और उस पर 3 किलो न्यूटन पर मीटर जो है वो फोर्स पड़ रही है, और एक डिस्टेंस y पे हम ले रहे हैं, तो 3/2 वहां से आ गया। इस वक्त y हमें जो है वो एट y इज इक्वल टू टी में जो है वो टोटल y का पता है ना, 2 मीटर है। जो ये अभी हम कंसिडर कर रहे हैं y की लेंथ, ये हमें नहीं पता, तो हमने टोटल निकाल के उसे जितनी लेंथ पे इस वक्त है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, पर यूनिट लेंथ निकाल के उसे उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके सर। अच्छा। सो सिग्मा एफ वाई अगर यहाँ पे लिखें तो क्या आ जाएगा जी, माइनस एफ वाई बिकॉज नाउ इट्स डाउनवर्ड्स, प्लस रेजिस्टिव फोर्स, या इसको उसी तरह मैं पूरा ही लिखता हूँ, चलिए 3/4 वाई स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो एफ वाई के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, विच वी वांटेड, दैट फोर्स एक्टिंग एट एनी क्रॉस सेक्शन which is at a distance y from top, that would be 3/4 y square minus 20 किलो न्यूटन। सो दिस एक्सप्रेशन में अगर हम y का नंबर डाल दें तो हमें उस क्रॉस सेक्शन पे जो है वो फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, which is required for creating equilibrium. Now to find displacement, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, हमने निकालनी है पॉइंट ए की विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी। फॉर्मूला रिमेन सेम, एफ वाई डी वाई। अब हम वाई नहीं पता, हम जेनेरिक फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो वाई कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अब हमने निकालनी है, तो क्या करना चाहिए इसको, ये किसी भी एक इन्फिनिटेसिमल पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट है जो कि डिस्टेंस वाई है पे है, तो अगर हम उन सारे अलोंग द लेंथ सारे, जी दोबारा बोलें, इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट, वेरी राइट, बिटवीन क्या लिमिट्स क्या होंगी, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक या 0 से लेंथ तक यहाँ कह देते हैं, फिर आगे 2 लिख लेते हैं इसमें। बाकी सब लोगों को भी ये बात समझ आ गई है क्या किया, कोई ऐसा तो नहीं जिसको इसमें कंफ्यूजन हो। अच्छा चलो, नहीं है तो अच्छी बात है तो दोबारा पूछ लेना। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कांस्टेंट है, इलास्टिक मॉडुलस कांस्टेंट है, सो वी टेक देम आउट 1/a, वी पुट लिमिट 0 to 2, l का नंबर पुट कर देते हैं, एंड वी गेट एफ वाई का जो है वो एक्सप्रेशन पुट कर देते हैं, 3/4 y square minus 20 dy, right? And now you can integrate it 1/ae into y cube by 4, ये आ जाएगा, minus 20y, and this is at 0 to 2 excuse me, putting in numbers we get minus 38 divided by
AE, and this 38 is actually in kilonewton meter. ये units ज़हन में रखनी है. So when we put in numbers, so we get -38. Now kilonewton का 10⁻³ ऐड कर दें, divided by area π/4 क्योंकि diameter given है, into d square 0.06 whole square into modulus is 13.1 10⁻⁹, यानी कि gigapascal, 13.1 gigapascal, and this gives us -1.026 into 10⁻³ meters, या millimeters में लिखना चाहें तो -1.03 millimeters. So जो point A की displacement है with respect to point B 1.03 millimeters है, और हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है which is indicating कि मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड. नेगेटिव साइन indicates that end A moves downwards. क्लियर है? So कोई भी इस तरह का जो प्रॉब्लम है उसमें आपने एक्सप्रेशन निकालना है, और एक्सप्रेशन क्योंकि एक इन्फिनिटेसिमल पॉइंट पे अलोंग द लेंथ किसी भी डिस्टेंस पे जेनेरिक एक्सप्रेशन है, आपको वैल्यू दे रहा होगा. सो देन यू कैन इंटीग्रेट दैट फॉर द होल लेंथ एंड यू कैन फाइंड आउट कि वहां पे क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है. आगे चलें, क्लियर है ये सबको? अच्छा चलें, गुड. अच्छा जी, आगे द थर्ड वन इज 421. सो 421 क्या कह रहा है जी? 421 में आपको काफी सारी चीजें नजर आ रही हैं. आपको स्प्रिंग्स भी नजर आ रहे हैं, आपको बार्स भी नजर आ रही हैं, आपको पाइप भी नजर आ रहे हैं. सो ये जो है ये इसका आप कह लें कि ये वाला पोर्शन है, ये इसका आपको साइड व्यू दिखाया गया है, और ये जो है ये फ्रंट व्यू कह लें, ये किसी भी एक को आप साइड या फ्रंट कह सकते हैं. ये इसका हाफ ऑफ इट का फ्रंट व्यू दिखाया गया. बेसिकली यहाँ नीचे भी यूं करके ये जो पाइप नजर आ रहा है आपको, ये पाइप यूं गुजर रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे यूं इसको ये सपोर्ट होंगे, और यहाँ पे ये थ्रेड हुआ. तो बेसिकली क्या है, ये एक पाइप है जिसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है. साइड व्यू मैंने बना दिया, यहाँ आपको ये नजर आ रहा है, ये पाइप है, ये फ्लूइड उसमें फ्लो कर रहा है. इसको हैंग किया गया है यूजिंग चैनल. ये चैनल चल रहा है आई बीम में. ये दो आई बीम नहीं है, बेसिकली दो सी चैनल नजर आ रहे हैं. तो ये देखो, एक ये सी चैनल है, एक ये सी चैनल. सो वी कैन सी 2 सी चैनल्स, और इनके ऊपर जो है थोड़ा सा हम डैम्पिंग देने के लिए, क्योंकि फ्लो है, वाइब्रेशन आ सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, तो उसको डैम्प करने के लिए जो है ऊपर बोल्ट से पहले 2 स्प्रिंग लगाए गए. तो इन स्प्रिंग्स की एक अपनी स्टिफनेस होगी, यानी कि ये खास फोर्स की वजह से एक खास डिस्प्लेसमेंट लेते होंगे, उससे कम फोर्स पे डिस्प्लेस नहीं होंगे, और एक मैक्सिमम हद तक ये डिस्प्लेस हो सकते होंगे. एंड देन जो उसके ये जो दो सी चैनल वाला ये जो सिस्टम है, ये टॉप से एक और चैनल है जो आई चैनल है, उसके साथ सस्पेंड हुआ हुआ है, उसके साथ ये लिंक है और उसके साथ चल रहा है. सो इस तरह से इसको बेसिकली टोटल सिस्टम को सस्पेंड किया गया. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि स्प्रिंग सपोर्टेड पाइप हैंगर, इसको कह रहा है स्प्रिंग सपोर्टेड पाइप हैंगर consists of 2 springs which are originally unstretched. Originally उन पे कोई stretching नहीं है, कोई load नहीं है, and have a stiffness of 60 kilonewton per meter. 304 stainless steel rods A, B, C, D
AB and CD which have a diameter of 5 millimeter. 3 rods की बात हो रही है जी. 3 rods ये कौन से हैं? Let me get rid of this. 3 rod हैं AB ये वाला, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है. CD ये वाला. ये 2 हैं. इन 2 का डायमीटर कम है. They are about 5 mm in diameter. And EF is the third one which is the main rod जो इसने पूरे सिस्टम को सपोर्ट किया हुआ है. यहाँ से इसका डायमीटर इसलिए ज्यादा है 12 mm. And a rigid beam GH. So rigid beam means कि we are not interested कि इसमें डिफॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही, या हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें डिफॉर्मेशन नहीं है. अच्छा जी. If the pipe and the fluid it carries have a total weight of 4 kilonewton. जो पाइप और फ्लूइड है इसका टोटल वेट हम कह देते हैं जी मिडिल में लग रहा है 4 किलोन्यूटन है. दिस इज कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल लोड. डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पाइप व्हेन इट इज अटैच्ड टू द सपोर्ट. तो पाइप जो है वो कितना डिस्प्लेस होगा जब ये सपोर्ट पे लोड किया जाएगा, यानी कि जब पाइप में वजन आ जाएगा. इनिशियली तो हम कह रहे हैं कि सपोर्ट जब हमने बनाई है तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन जब पाइप की वजह से और फ्लूइड की वजह से वेट जो है वो अप्लाई होगा तो ये कितना नीचे को डिस्प्लेस कर देगा. दिस कैन बी क्रिटिकल बहुत सी जगहों पे जहाँ पे इंडस्ट्री में इस तरह के पाइप इंस्टॉल किए जाते हैं तो जगह जो है वो तंग होती है. सो और मल्टीपल पाइप्स रन कर रहे होते हैं. सो वी हैव टू बी माइंडफुल कि किस तरह से ये डिस्प्लेस हो रहा है या किस तरह से ये चेंज कर रहा है, अपनी जगह चेंज करेगा. तो अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो लेट्स फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है जी. सो जो पाइप वाला सेक्शन है सबसे पहले इसकी बनाते हैं. सो दिस इज द सर्कुलर पाइप और ये उसके फ्लैंज हैं दोनों. जो पाइप का और फ्लूइड का लोड है वो हम कहते हैं जी बिल्कुल सेंटर में CG पे अप्लाई हो रहा है 4 किलोन्यूटन. ठीक है. और दोनों साइड से हमें इसका डिस्टेंस गिवन है. दोनों साइड्स जो जहाँ पे रॉड से लोड अप्लाई हो रहा है दिस इज 0.25 meters and this is same. और 2 रिएक्शन जो आ रहे होंगे हमारे पास जो कि अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं. एक को कह देते हैं, क्या कह देते हैं जी, AB, और दूसरे को कह देते हैं CD. तो दिस वन इज FAB and this one is FCD. राइट. तो ये पहली फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास बन जाती है. अभी ये सिस्टम भी सॉर्ट ऑफ मिलता जुलता है जैसा कि हमने पहली एग्जांपल सॉल्व किए. तो आप देखें कि जनरली हमारी अप्रोच क्या है कि वी आर सॉल्विंग द डाउन मोस्ट सिस्टम फर्स्ट, या जो मेंबर्स हैं जो सबसे एंड पे सिस्टम के, उनको पहले उनकी फ्री बॉडी डायग्राम बना के वहां से अपवर्ड चलना स्टार्ट करें. तो जनरली दिस इज द अप्रोच वी आर फॉलोइंग. ठीक हो गया. सो उसी तरह मोमेंट अबाउट पॉइंट A, taking positive moment as anti-clockwise, this is equal to 0. So point A यहाँ पे हमारा कौन सा है जी? पॉइंट A हमारा ये वाला पॉइंट है. This is A, this is C. So FCD into 0.5 दोनों को ऐड कर लिया. 0.25 को -4 और इसको किलोन्यूटन में ही रहने देते हैं क्योंकि कोई और फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखा नहीं हमने. इंटू 0.25 is equal to 0, which would give us FCD as 2 kilonewtons. Second, we can write sigma Fy is equal to 0. That would give us FAB plus 2 FCD की वैल्यू -4 kilonewtons is equal to 0, giving us FAB as 2 kilonewtons.
सर ठीक है जी। तो सी जी सर हम इसमें डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अब हम एनालिसिस करके हमें पता लग रहा है कि दोनों वर्टिकल फोर्सेस हैं वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इक्वल होंगी, तो हम डायरेक्ट लिख दें कि दे विल बी इक्वल और 2 किलो न्यूटन आंसर। नहीं, जो आपने प्रोसेस लिखना है, आपने पूरा प्रोसेस लिखना है, इसलिए कि इस केस में तो हो सकता है ऐसे हो, लेकिन हर केस में जरूरी नहीं कि ऐसे हो। सो इट्स बेटर टू फॉलो द प्रोसेस ताकि यू रिमेन इन प्रैक्टिस कि कैसे हो रहा है। लेटर ऑन जब आप रियल लाइफ में कर रहे होंगे यू कैन टेक दैट, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर कि आप जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको जरूर फॉलो करें रादर देन कटिंग शॉर्टकट्स। वैसे भी कोई इतना लंबा काम तो नहीं है मेरे ख्याल में, won't take 30 more than 30 seconds to write this। अच्छा जी, जो अब ओके सर। दूसरा पोर्शन है जो ऊपर है वो क्या है जी, जिसपे एफ सी डी लग रही है और एफ ए बी लग रही है और दूसरी एफ ई एफ लग रही है, जो ये वाली रॉड बन रही है हमारी जी एच जो बन रही है। अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करें तो कैसे बन जाएगी, एफ बी डी इसकी ड्रॉ करें। सो विल हैव, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों कॉर्नर्स पे हमारे पास एफ ए बी और दूसरे कॉर्नर पे एफ सी डी, राइट, और मिडिल में हमारे पास जो है एफ ई एफ जो कि हमने टाई रॉड है जो कि मेन लोड सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। और डिस्टेंस अगेन वी नो दिस इज 0.25 एंड दिस इज 0.25, राइट जी। सो इसको यूज करते हुए भी वी कैन डू द सेम थिंग, सिग्मा एफ आई लिख सकते हैं सिंपली, यहाँ पे तो और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 विच सेज एफ ई एफ इज इक्वल टू -2 + 2 इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन। ठीक हो गया। अब हम डिस्प्लेसमेंट्स निकालना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट की निकालते हैं जी, सबसे पहले वी go and find out the displacement of point D and then we find out displacement of point E और फिर हम जो है डिस्प्लेसमेंट पॉइंट B की निकाल लेंगे। ठीक हो गया। सो D की डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D और ये क्या आ जाएगी यार, ये F क्या फोर्स है जी, CD, ठीक है, और CD2 है into length CD by ACD into E। तो FCD हमारे पास क्या आ रही है, FCD हमारे पास आ रही है 4 किलो, FEF 4 किलो, सॉरी पहले ये डेल्टा E निकल रही है यहाँ पे थोड़ी सी, दिस इज EF। सबसे पहले हम टॉप वाली निकाल लेते हैं जो कि मेन बार की डिस्प्लेसमेंट है। सो 4 किलो न्यूटन 10⁻³ into 750 is its length, is it 0.75 मीटर है तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 into 0.012 का स्क्वायर इंटू जो मॉडुलस की वैल्यू इसकी हमें पता है दैट इज 193 गीगापास्कल्स 10⁻⁹। यहाँ पे जनरली बुक में आपको मेंशन है कि जी आप एंड ऑफ द बुक जो है टेबल गिवन है वहां से ये वैल्यूज देख सकते हैं। एग्जाम में ऑफ कोर्स गिवन होंगी, अगर नहीं गिवन होती तो यू नो कि स्टील की जनरली वैल्यूज क्या हैं,
एल्यूमिनियम की क्या है, स्टील की यू कैन यूज 210 गीगापास्कल्स, एल्यूमिनियम यू कैन यूज 70 गीगापास्कल्स. सो यू आर फ्री टू देन यूज दैट डेटा, उसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए. ठीक है जी. सो हमने डेल्टा ई निकाल लिया. डेल्टा ई जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ गई हमारे पास, जो मेन रॉड है इसकी. नाउ व्हाट, अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं पॉइंट ए की विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, और ये बेसिकली सेम होगी जो डिस्प्लेसमेंट होगी पॉइंट सी की पॉइंट डी के, क्योंकि जैसे अभी मेंशन किया था किसी ने कि सिस्टम जो है सिमेट्रिक है, लोड जो है इन द मिडल अप्लाई हो रहा है. सो दोनों जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट्स हैं अपने अपने पॉइंट की वो सेम होगी. सो वी कैन राइट एफ सी डी एल सी डी ओवर A, C, D and E. This would be 2 into 10 raised to power 3 multiplied by 750 divided by pi by 4. एरिया यहाँ पे कम है इन दो रॉड्स का, 0.005 का स्क्वायर मॉडुलस इज सेम into 10 raised to power 9 which gives us 0.3958 millimeters, right? और अब हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट की, लेट सपोज सी की निकाल लेते हैं. तो डेल्टा सी जो है दैट वुड बी, वो क्या होगा, डी की डिस्प्लेसमेंट और जो अभी हमने निकाली है सी डी की डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट. ठीक हो गया. सो डेल्टा सी बाय डी प्लस जो हम डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल चुके हैं. सो दिस वुड बी 0.3958 plus 0.1374 which would be 0.5332 millimeters. So ये टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी. जो पहली हमने निकाली थी इस टॉप बार की वजह से, ये बार कितना नीचे आ रहा है डिस्प्लेस होने की वजह से, और फिर दूसरी हम ये निकाल रहे हैं कि इस सी की वजह से जो यहाँ पे रिलेटिव आ रही है, या ए और बी की जो रिलेटिव आ रही है वो दोनों सेम आ रही हैं. तो उन दोनों केसेस में हमने उसको निकाल लिया. तो ये कॉन्सेप्ट अब आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि हम किस तरह चलते हैं. एक मेंबर की अपनी डिस्प्लेसमेंट होती है और एक जो फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आती है वो हम उसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाती है. यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या फाइंड करना था, हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी थी जो कि स्प्रिंग में आ रही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग. अब स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस करेगा, जो हम दो स्प्रिंग लगाए हैं. सो स्प्रिंग की क्या इक्वेशन होती है, किसी को पता है? F is equal to kx होती है, कहीं पड़ी हुई है? यस सर. चलो गुड. सो जो स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आ रही है? सो F इज इक्वल टू के एक्स को मैंने x जो है वो बेसिकली डेल्टा को हम x को डेल्टा कह रहे हैं, K इज इट्स स्टिफनेस, F इज लोड या फोर्स जो कि लग रही है स्प्रिंग पे. तो स्प्रिंग पे वही फोर्स लग रही है जो कि सी डी की या ए बी की है, 2 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय K हमें गिवन है 60. सो वी गेट 0.03333 meters या 33.333 millimeters. सो ये आ गई स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट. सो अब टोटल सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल आएगी कि जो सी में है उसमें अब हम स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट भी ऐड कर देंगे, क्योंकि सो टोटल लिख लें इसे. सो दैट वुड बी, जो हमने निकाली है 0.5332 प्लस स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट 33.3333, so this would be 33.9 mm. So you can see कि स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट डोमिनेंट है. ऑफ कोर्स स्प्रिंग इज द मेंबर व्हिच कैन गेट कंप्रेस्ड, और जो रिजिड मेंबर्स हैं, बार्स हैं,
उनकी जो है डिस्प्लेसमेंट वो बहुत कम है उसके मुकाबले में, इट्स अराउंड 0.5 मिलीमीटर, और स्प्रिंग जो है वो 33 मिलीमीटर कंप्रेस हो रहा है. सो बेसिकली सिस्टम इज वर्किंग एज इंटेंडेड. क्यों जी, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? सबको क्लियर है? यस सर. चलो बहुत अच्छी बात है.